नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म वन वे के स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है बीए सेकंड ईयर वालों के लिए। दोस्तों सेकंड पेपर राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का। दोस्तों आपका आज एग्जाम है और एग्जाम से पहले मैं कुछ विश्लेषण कर रहा था, तो उसमें से एक दो सवाल रह गए थे, तो उन सवालों पर दोस्तों आज की क्लास में आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे। हमारी एक क्लास दोस्तों ऑलरेडी हो चुकी है, पूरी सीरीज का विश्लेषण हुआ है, जिसमें से कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है उन सवालों पर हमने डिस्कशन किया है, और किस किस सवालों पर अपने खुद अपने स्तर पर डिस्कशन करना है दोस्तों वो भी मैंने डिस्कशन कर लिया। लेकिन आज पुनः मैं आप सभी के सामने एक विश्लेषण से दोस्तों एक दो सवाल रह गए थे, तो उन सवालों के लिए दोस्तों आज की क्लास का आयोजन किया है। तो एक दो सवाल रह गए थे, उन्हीं सवालों के आपके सामने पेश करने के उद्देश्य से दोस्तों आज की क्लास का आयोजन हुआ है। तो दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवाल थे, इसलिए मैंने आज की क्लास को यहाँ पर दोस्तों आज ही आपका एग्जाम है, और आज ही दोस्तों आपको इस क्लास अटेंड करवाने के लिए दोस्तों मैंने आज की क्लास का आयोजन किया दोस्तों। तो जल्द से जल्द अपने वीडियो की स्पीड बढ़ाकर दोस्तों इस वीडियो को देख लेना। लेकिन ये सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने लायक सवाल है, और अगर इस सवालों से रिलेटिव कोई भी सवाल आए और इस सवाल से संबंधित दोस्तों आप उत्तर लिखते हैं, तो आपका ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनर दोस्तों आंसर कभी गलत नहीं करेगा। तो दोस्तों आप इतने विश्वास के साथ में मेरे साथ में अंत तक जुड़े रहे, यही आपके लिए अच्छा और अच्छे परफॉर्मेंस का दोस्तों कॉलेज का परिणाम मिलेगा आपको। तो दोस्तों चलिए, एक लघुत्रात्मक प्रश्नों का सवाल है दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन सवाल दोस्तों, आप देखें। चलिए तो देखिए दोस्तों, लघुत्रात्मक प्रश्नों में से एक सवाल है दोस्तों, आप देखकर भी ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ये सवाल इंपॉर्टेंट है और कितने एग्जामों में लगातार पूछा भी जा चुका है। देखिए दोस्तों, क्या है कि मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों का उल्लेख कीजिए या फिर विवेचना कीजिए। दोस्तों सवाल दो बार एग्जामों में लगातार पूछा गया, एक तो एनसी का एग्जाम है और जोधपुर जेएनयू का एग्जाम है दोस्तों। हमारे जैसे नॉर्मल एग्जाम होते हैं, एक एनसी का एग्जाम होता है, इंग्लिश में होता है, ठीक है। तो एनसी के एग्जाम और ये हमारे जोधपुर यानी कि ये जेएनयू के जो हिंदी मीडियम में एग्जाम होते हैं, तो इन दोनों एग्जामों में लगातार पूछे गए। फिर जेएस मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की व्याख्या, यानी कि जेएस मिल के जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो उससे संबंधित कौन कौन से ये विचार हुए थे, उसके जेएस मिल के दोस्तों विचारों के बारे में व्याख्या करनी है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, क्योंकि ये दोस्तों ऐसा सवाल है कि 4 एग्जामों में लगातार पूछा भी जा चुका है। तो दोस्तों इस सवाल को मैं आप सभी के सामने समझाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों। तो आप भी अपनी कोशिश रखिएगा दोस्तों, इस स्क्रीन पर समझने में अपनी नजरों को रखिएगा और अंत तक जुड़े रहिए, तभी जाकर इस जेएस मिल के दोस्तों स्वतंत्रता संबंधी सिद्धांतों के बारे में पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। मिल अपने सिद्धांत विषयक सिद्धांत के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हुए दोस्तों। मिल अपने जो इस सिद्धांत के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हुए लोगों में, कि वास्तव में इसने बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया। फिर लिंडसे ने इनसे समस्त स्वतंत्रता के विचारों को सकारात्मक या सामाजिक स्वतंत्रता का नाम दिया, या फिर जेएस मिल ने जो अपने विचार दिए थे, तो इसको एक विद्वान था तो उसने सकारात्मक या फिर सामाजिक स्वतंत्रता का नाम दिया। मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लेबर्टी में स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए दोस्तों। अपनी पुस्तक जो ऑन लेबर्टी में 2 प्रकार बताए, किसके जेएस मिल ने स्वतंत्रता के 2 प्रकार बताए। पहला प्रकार बताया था विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता, विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता। पहला विचार है विचार एवं भाषण की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अपना विचार मत या फिर भाषण दे सकता है, तो इसकी स्वतंत्रता। और दूसरी स्वतंत्रता है कार्यों की स्वतंत्रता, कोई भी कार्य किसी भी क्षेत्र में पूरे भारत में कहीं पर भी कार्य कर सकता है, कैसा भी हो, ठीक है। इसमें से मिल के कार्य करने की स्वतंत्रता संबंधी विचार निम्न प्रकार, यानी कि इस प्रकार आप सभी के सामने मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों। आप अंत तक जुड़े रहे, यही दोस्तों आपके लिए बेहतरीन और अच्छे सवाल की परफॉर्मेंस अपने एग्जाम में देखने को मिलेगी दोस्तों। तो कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित दोस्तों इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मिल का दृढ़ मत है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है। मिल का ये दृढ़ मत है दोस्तों कि जो कार्यों से संबंधित स्वतंत्रता होती है वो अपूर्ण है, कैसा भी कार्य कितने समय तक भी कर सकता है दोस्तों, यदि उन विचारों की क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता न हो। अगर उन विचारों को, हमारे विचार है तो उन विचारों को क्रियान्वित यानी आगे बढ़ाने की अगर स्वतंत्रता न हो, तो व्यक्ति के कार्यों पर चाहे वे सही हो या फिर गलत हो, व्यक्ति के कार्य करता है तो वो सही है या फिर गलत है, समाज अथवा राज्य को प्रतिनिधि लगाने पर समाज अथवा राज्य को प्रतिबंध लगाने का कोई अधिकार नहीं है। पर यदि
पर यदि व्यक्ति के ऐसे कार्यों पर अवश्य प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति के ऐसे तो कार्यों पर अवश्य प्रतिबंध लगाए जाते हैं जिसके द्वारा समाज के अन्य व्यक्तियों पर कोई अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। दोस्तों अगर व्यक्ति तो स्वतंत्रता तो कार्य करने के लिए तो दोस्तों स्वतंत्रता, लेकिन ऐसे कार्य करता है जिससे से समाज और समाज के व्यक्तियों पर अगर प्रभाव पड़ता है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। मिल का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक सोचता है लेकिन दूसरों की आज्ञानुसार आचरण करने में अपना जीवन व्यतीत कर देता है तो उसके लिए यही अच्छा है कि वह दूसरों की दास्ता ही करे। दोस्तों यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि यदि यदि कोई व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक सोचता है, एकदम खुलेपन से सोचता है, लेकिन दूसरों की आज्ञानुसार आचरण करने में अपना जीवन व्यतीत, यानी कि अपने खुद के हिसाब से तो सोचता है लेकिन दूसरों की आज्ञा के अनुसार अगर वो चलता है और अपने कार्य को पूर्ण करता है, व्यतीत करता है, तो उसके लिए यही अच्छा है कि वह दूसरों की दास्ता ही करे। दोस्तों क्योंकि उसके लिए वो ही बेहतरीन हुआ है। तो इसे आगे बढ़े मिल के जो इन ये विचार है, ये स्वतंत्रता से संबंधित विचार है कि अगर कोई व्यक्ति समाज में ऐसा कार्य करता है जो समाज और समाज के व्यक्ति प्रभावित होते हैं तो उसको उस कार्य को क्या रोका जा सकता है। लेकिन व्यक्ति हर किसी कार्य की स्वतंत्रता तो है, लेकिन समाज में अगर प्रभाव पड़े, समाज के व्यक्तियों को प्रभाव पड़े तो उसको रोका जा सकता है। और साथ ही साथ में अगर कोई व्यक्ति खुद तो सोचता है कि इस प्रकार कार्य करना है और लेकिन वो किसी दास्ता यानी कि किसी और की आज्ञा के अनुसार चलने का अनुमत रहता है तो दोस्तों वो क्या उसको तो हमेशा के लिए दूसरों की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर देता है। इसलिए यही इच्छा है कि दूसरों की दास्ता ही करे। दोस्तों ठीक है, मिल के इन विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है। दोस्तों मिल के ये स्वतंत्रता से संबंधित ये विचार है तो इससे ये निष्कर्ष ये परिणाम निकलता है कि मानव जीवन में दो पक्ष है। दोस्तों मानव जीवन में दो एक पक्ष है, व्यक्तिगत और सामाजिक। कैसे मानव जीवन के दोस्तों ये विचार हुए थे ना स्वतंत्रता से कार्यों की स्वतंत्रता से संबंधित, तो इस विचारों के परिणाम स्वरूप ये निष्कर्ष निकलता है और जीवन के दो पक्ष से निकलते हैं। पहला तो है जीवन के दो पक्षों में से पहला है व्यक्तिगत और सामाजिक पक्ष। पहला व्यक्तिगत यानी खुद का पर्सनली, और सामाजिक यानी एक समूह का, एक गठबंधन का जो सामाजिक पक्ष होता है। तो इसके अनुरूप वह व्यक्ति के कार्यों को दो भागों में विभाजित करता है। एक तो स्व संबंधी कार्य दोस्तों, एक तो स्व संबंधी यानी खुद से संबंधित स्व संबंधी कार्य, और एक पर संबंधी यानी कि हम तो कहे व्यक्तिगत यानी कि स्व संबंधित, स्व यानी खुद का और व्यक्तिगत का अर्थ होता है खुद का। तो स्व संबंधित यानी खुद से संबंधित कार्य, और दूसरा है पर संबंधी कार्य यानी दूसरों से यानी पूरे समाज सामाजिक रिलेटिव जो कार्य होते हैं तो पर संबंधी कार्य दोस्तों। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं स्व संबंधी कार्य, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। ठीक है, तो स्व संबंधी कार्यों की ओर आगे बढ़ते हैं। वे कार्य जिसमें अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते, ऐसा कार्य करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे अन्य व्यक्ति कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे अन्य व्यक्ति दूसरे व्यक्ति प्रभावित नहीं होते, समाज के दूसरे व्यक्ति पड़ोसी के दूसरे व्यक्ति प्रभावित नहीं हो सकते मानते। ठीक है, तो इन कार्यों की परिधि व्यक्ति सभी है। दोस्तों इन कार्यों की जो परिधि है, परिधि का अर्थ क्या होगा, कोई भी क्षेत्र है उसकी परिधि क्या होती है, उसकी जो सीमा होती है तो वही परिधि होती है। यानी कि जो कार्य कर रहा है तो उसकी जो चारों तरफ जैसे कि इतने एरिया में वो अपना पर्सनली कार्य करता है। ठीक है, तो वो अपने खुद के लिए करता है और सभी ही, जैसे कि कपड़े पहनना दोस्तों, जो एक कपड़े पहनना होता है वो व्यक्ति का एक स्वतंत्रता पूर्वक अधिकार होता है। तो कपड़े पहनना एक उसकी स्व संबंधी कार्य, कैसा स्व संबंधी यानी खुद के लिए दोस्तों, खुद के लिए वो अपने शरीर पर कपड़े पहनता। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करना, कपड़े पहनना, शिक्षा प्राप्त करना, सिगरेट पीना, पान खाना दोस्तों, ऐसे कार्य होते हैं जो स्व संबंधी यानी खुद के लिए होते हैं। जैसे कि कपड़े पहनना खुद के लिए पहनते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं खुद के लिए करते हैं, सिगरेट पीते तो खुद को आनंद महसूस या फिर कुछ भी कह सकते हैं तो वो उसके लिए खुद के लिए करते हैं। फिर पान खाना ये भी खुद के लिए करते हैं। ठीक है, यानी कि स्व संबंधी कार्य ये सभी व्यक्ति को ऐसे कार्यों को अपनी इच्छा अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। दोस्तों ऐसे कार्य है, दोस्तों हमने ये जो कार्य देखे तो ऐसे कार्य है तो इसको करने की व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप वांछनीय नहीं है। दोस्तों इसमें कोई भी राज्य का हस्तक्षेप वांछनीय यानी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। व्यक्ति को स्व संबंधी कार्यों की स्वतंत्रता न देना उसे पशु बनाना। दोस्तों अगर वो खुद के कार्यों की स्वतंत्रता न ले सके तो ये मान के चलना चाहिए कि वो एक पशु है। दोस्तों क्योंकि खुद के कार्य तो खुद ही करने पड़ते हैं दोस्तों, और खुद के हिसाब से करने पड़ते हैं। ये हमारे लिए हम कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सिगरेट पी रहे तो ये हमारे लिए फायदेमंद है या फिर नहीं है, तो वो खुद की मर्जी है। लेकिन पीना
ये भी एक खुद की स्वतंत्रता है, ठीक है, इस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, ठीक है। फिर आगे है पर संबंधी कार्य। पर संबंधी यानी दूसरों यानी समाज से सामाजिक रिलेटिव दोस्तों जो भी ग्रुप वाले कार्य होते हैं, यानी कि पर यानी दूसरों से संबंधित जो कार्य होते हैं। पर संबंधी कार्य व्यक्ति के ये कार्य है, व्यक्ति के वे कार्य जिसमें समाज अथवा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं दोस्तों। पर संबंधी कार्य वे कार्य होते हैं जिसमें समाज या फिर अन्य व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिससे समाज या फिर समाज के लोगों पर प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे कार्य को क्या कहते हैं? पर संबंधी कार्य कहते हैं। ऐसे कार्यों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है दोस्तों। ऐसे कार्य होते हैं जिससे समाज और समाज के व्यक्तियों को अगर नुकसान पहुंचता है तो उसमें राज्य ऐसे कार्यों पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि राज्य का कोई भी गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है तो वो भी हस्तक्षेप करता है, या फिर समाज का कोई भी मुखिया होता है तो वो उस पर हस्तक्षेप करता है कि तू ऐसा कार्य करता है, इसलिए तेरी वजह से हमारी समाज में हमारे लोगों पर ऐसा प्रभाव पड़ता है, इसलिए इसको तू बंद कर। यानी कि पर संबंधी कार्य पर रोक है वो लगाई जा सकती है, क्योंकि यद्यपि व्यक्ति की स्वतंत्रता आवश्यक है तथापि इसके द्वारा दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान नहीं किया जा सकता दोस्तों। ये तो जरूरी है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता होना चाहिए, लेकिन अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता कार्य करने से अगर समाज को नुकसान पहुंचता है तो उसे रोक लगाई जा सकती है, यानी कि दूसरों की स्वतंत्रता का बलिदान की नहीं किया जा सकता है। यानी दूसरों की स्वतंत्रता बलिदान करे और ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करे तो उसे उस पर रोक लगाई जा सकती है। यदि व्यक्ति समाज में भद्रता अनैतिकता को प्रोत्साहन देता है, भद्रता और अनैतिकता यानी कि नीति के विरुद्ध अगर कार्य करता है, उसको प्रोत्साहन करता है, अथवा ऐसे संगठनों का निर्माण करता है जिससे सामाजिक शांति सुरक्षा भंग होती है, यानी कि ऐसे सामाजिक संगठन का निर्माण करता है जिससे समाज में शांति और सुरक्षा भंग होती है, तो राज्य को अधिकार है कि वह उसके कार्यों पर हस्तक्षेप करे दोस्तों। तो राज्य को जो भी मेन मुख्य होता है तो उसको ये अधिकार होता है कि उसके जो कार्य है जिससे समाज प्रभावित होती है, अभद्रता फैलती है, सामाजिक शांति भंग होती है, तो उस पर हस्तक्षेप राज्य कर सकता है। लेकिन वहीं तक यह हस्तक्षेप व्यक्ति के सामाजिक कार्यों को रोकने के लिए आवश्यक हो अथवा पूर्ण अहित करने वाले व्यक्ति कार्य भी मिल के अनुसार दोस्तों, मिल नामक विद्वान के अनुसार राज्य द्वारा प्रभावित हो सकता है दोस्तों। राज्य के द्वारा ऐसा व्यक्ति प्रभावित हो सकता है जिससे द्वारा भद्रता फैलती है, जैसे आत्महत्या करना दोस्तों। समाज में अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, खुद की हत्या करता है, तो ये समाज में अभद्रता और अशांति का एक जरिया फैलता है, ठीक है। तो अशांति बनती है समाज में, सुरक्षा भी भंग होती है, अभद्रता और अनैतिकता का ये जो कार्य होता है कि ये आत्महत्या करना, तो इस पर राज्य है वो रोक लगा सकती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिल के अनुसार कार्य स्वतंत्र रूप से व्यक्तित्व प्रकट होता है दोस्तों। कार्य कोई भी मिल ने क्या बताया था कि मिल के अनुसार कार्यों की स्वतंत्रता में व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रकट होता है, यानी व्यक्ति किस प्रकार का कार्य करता है और किस क्षेत्र में कार्य करता है और उसका किस प्रकार का तरीका है, स्वभाव है, तो उससे उसके कार्य करने की जो व्यापकता है तो वो प्रकट होती है। हमारे सामने किस प्रकार का कार्य करता है और उसकी किस प्रकार की व्यापकता है, किस प्रकार की मान्यता है, वो हमारे सामने पेश होती है, और यह उसकी आत्मोन्नति का मार्ग दोस्तों। कार्य करना एक व्यक्ति की आत्मोन्नति यानी आत्मा की आगे बढ़ना, आत्मा की विकास होना, आत्मा का विकास होना, ये क्या इसका मार्ग है। मिल के अनुसार कार्य की स्वतंत्रता मानव जीवन के सुख का एक कार्य करने की जो स्वतंत्रता है तो वो मानव जीवन के सुख का एक मुख्य तत्व होता है। क्या होता है? एक मुख्य तत्व होता है, और वहीं व्यक्ति एवं सामाजिक प्रगति का भी आवश्यक तत्व है दोस्तों। व्यक्ति को जो कार्य करने की स्वतंत्रता होती है तो उसी के अनुसार व्यक्ति और सामाजिक प्रगति का भी एक आवश्यक तत्व होता है। कौन सी? कार्य करने की वो स्वतंत्रता। परंतु कार्य की स्वतंत्रता उस सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है। कार्य करने की जो स्वतंत्रता है वो उस सीमित सीमा तक ही प्राप्त हो सकती है जहाँ तक यह स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की इस प्रकार की स्वतंत्रता की बाधक नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति कार्य करता है समाज में और वह
वो व्यक्ति वहीं सीमित क्षेत्र तक कार्य कर सकता है जहां तक समाज के जो व्यक्ति है वो प्रभावित न हो, बाधक नहीं बनती है, वहां तक उसको स्वतंत्रता दी जाती है। तो दोस्तों ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था एग्जाम की दृष्टि से। लघुतरात्मक प्रश्नों में से दोस्तों आपके एग्जाम में अगर देखने को मिले तो दोस्तों इस सवाल को कभी भी छोड़ के मत आना। दोस्तों अगर जरूरत पड़े तो इस वीडियो को दोस्तों रिवीज करके दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और अब बढ़ते हैं दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों में से एक और सवाल था जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अंत तक जुड़े रहे और उस वीडियो को दोस्तों उस सवाल को मैं आप सभी के सामने मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको समझाने की दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अपने समझाने की नजरों में रहिए। तो दोस्तों चलिए निबंधात्मक प्रश्नों में से एक इंपॉर्टेंट सवाल था, तो उन सवालों पर दोस्तों हमारी क्लास आगे बढ़ती है। तो दोस्तों निबंधात्मक प्रश्नों में से जो इम्पोर्टेंट सवाल था उस सवाल की ओर दोस्तों आपका जो नजरिया हो चुका है क्या है कि रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत पर संक्षिप्त में लिख लीजिए। रूसो नामक विद्वान रूसो के जो सामाजिक समझौता सिद्धांत था तो उस पर एक संक्षिप्त में लेख लिखना दोस्तों सवाल एग्जाम में पूछा देखने को मिल सकता है। रूसो की सामाजिक समझौते के सिद्धांत की अवधारणा को व्याख्या कीजिए दोस्तों। चलिए इसके आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं। आंसर क्या है इसका कि स्वभाव। चलिए मानव अनुबंध के विचारों अनुबंध के विचारकों में रूसो का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। रूसो के जो जितने भी विचार हैं तो उस रूसो के सामाजिक समझौते से संबंधित जो सिद्धांत है तो उसमें जितने भी विचार है तो वो रूसो का अत्यंत महत्व स्थान है। तो महत्वपूर्ण स्थान है। एक प्रख्यात दार्शनिक क्रांतिकारी विचारों का प्रणेता, सुलझा हुआ शिक्षाशास्त्री, एक आदर्शवादी मानवतावादी युग निर्माता, इसके लिखे हुए यानी कि जो ये रूसो है तो रूसो के द्वारा लिखे हुए निबंध प्रकाशित पुस्तक सामाजिक संविदा अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये भी रूसो के बारे में कुछ विशेषता है दोस्तों। रूसो ने कौन कौन से अपने जीवन में कार्य किए थे दोस्तों। इसके आंसर की ओर अच्छे आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके मुख्य आंसर की ओर रूसो के सामाजिक समझौते पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख यानी कि सामाजिक रूसो के द्वारा जो सामाजिक समझौता हुआ था तो उस सिद्धांत का विस्तृत उल्लेख इस प्रकार है। तो देखिए दोस्तों पहला मानव स्वभाव से ये सामाजिक समझौता सिद्धांत स्टार्ट होता है। तो मानव स्वभाव दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं क्या हुआ है। तो रूसो मनुष्य को स्वाभाविक रूप से अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता रहित, एकांत रहित समझता है दोस्तों। रूसो है वो मनुष्य को स्वाभाविक रूप से यानी कि स्वभाव के अनुसार अच्छा, सुखी, सीधा, चिंता से रहित, एकांत रहित दोस्तों समझता है। कौन समझता है? रूसो है वो मानव का स्वभाव है बहुत ही अच्छा, सीधा और सुखी समझता है। रूसो के अनुसार मानव की प्रकृति में निम्न विशेषता है। रूसो के अनुसार मानव की जो प्रकृति होती है तो उनमें से पहली विशेषता है मनुष्य की दोस्तों प्रकृति के बारे में। मनुष्य की प्रकृति किस प्रकार की होती है तो रूसो के अनुसार रूसो का मत है कि आदिम मानव यानी कि पहले जमाने का जो मानव है वो लगभग निष्पाप, निर्दोष, श्रेष्ठ था दोस्तों। रूसो के अनुसार आदिम मानव है वो निष्पाप, निर्दोष और श्रेष्ठ था। वह नैतिकता के विचारों में रहित और सहज भावनाओं से काम करने वाला पशु तुल्य बुद्धिहीन प्राणी था दोस्तों। पहले जमाने की आदिम जमाने की बात हो रही है कि जब मनुष्य की प्रकृति पहले जमाने में देखे तो वो विचारों से रहित था। कैसा था? विचारों से रहित, उसमें कोई विचार नहीं था। सहज भावनाओं से काम करने वाला, सहज भावनाओं, सीधी भावनाओं से काम करने वाला, पशु तुल्य यानी पशु की तुलना करने वाला बुद्धिहीन प्राणी था दोस्तों। पहले जमाने की बात हो रही है कि पहले जमाने में, आदिम जमाने में मनुष्य की बुद्धि भी नहीं थी। उनको मेरी तेरी, नैतिक अनैतिक तथा अच्छाई बुराई का ज्ञान नहीं था। समाज में विषमता नहीं थी दोस्तों। पहले जमाने, आदिम जमाने की बात हो रही है कि जब मनुष्य की आदिम जमाने में कैसी भी ये विषमता नहीं थी, समाज में विषमता नहीं थी। उसका जीवन एकांकी तो होता था परंतु वह स्वतंत्रता, संतुष्ट, स्वस्थ तथा निर्भय था दोस्तों। संतुष्ट, स्वतंत्रता और निर्भय यानी कि जो आदिम मानव था पहले जमाने का तो एक स्वतंत्र था, निर्भय था, संतुष्ट था, स्वस्थ था। संक्षेप में हम देखें तो रूसो का मानव प्राकृतिक अवस्था में असभ्य और भला था दोस्तों। रूसो का जो मानव था वो प्राकृतिक अवस्था में देखे तो कैसा था? स्वस्थ और कैसा था? प्राकृतिक और असभ्य दोस्तों। असभ्य के अर्थ हुआ कि जो सामाजिक में मिलजुल कर नहीं रहता है तो वो होता असभ्य, और समाज में मिलजुल कर रहता है तो वो होता असभ्य। तो कैसा था? मानव प्राकृतिक अवस्था में क्या था? असभ्य था। प्राकृतिक की अवस्था में असभ्य था। प्रकृति किस प्रकार की होती है, समाज क्या होता है तो उससे असभ्य था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की ओर कि
प्राकृतिक दशा दोस्तों मानव की प्राकृतिक दशा रूसो के अनुसार किस प्रकार थी? तो रूसो का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है तो उसमें क्या प्राकृतिक दशा किस प्रकार की है? रूसो का मत था कि प्राकृतिक दशा में मनुष्य सुख सहन से रहता है। दोस्तों प्राकृतिक दशा में देखें तो मनुष्य सुख और सहन से रहता है तथा सब प्रकार से संतुष्ट और आत्मनिर्भर था। उसका जीवन सीधा और सरल था। वह जंगली अवश्य था परंतु दुष्ट नहीं था। दोस्तों पहले जमाने की बात होती है आदिम जमाने की कि जब प्राकृतिक दशा अगर मानव की देखे तो वो एक सीधा और सरल था और जंगली तो अवश्य था। दोस्तों जंगल में तो अवश्य रहता था पहले जमाने का मानव, लेकिन कैसा था? दुष्ट नहीं था। लेकिन आज का मानव क्या है? दुष्ट है। कला और विज्ञान का दुष्प्रभाव दोस्तों कला और विज्ञान का दुष्प्रभाव था पहले जमाने में आदिम जमाने में। दोस्तों यहाँ पर मनुष्य में दुर्गुण क्यों उत्पन्न हुए इस विषय पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि कला और विज्ञान की प्रगति के कारण मनुष्य दुर्गुणी बनता चला गया। कला और विज्ञान की कला और विज्ञान की प्रकृति। अब कला बड़ी कला यानी कि चित्रकला कला वगैरह यानी कला किसी भी कार्य को करने की जो कला होती तो उस कला और विज्ञान की अगर प्रगति हुई, विज्ञान की और कला की प्रगति आगे बढ़ा तो इसके कारण मनुष्य में दुर्गुणी बनता गया। यानी कि जो कार्य करने की क्षमता है वो सरल होती गई, यानी कि तरीके वो सरल होते गए, लेकिन मनुष्य कैसे आलसी और दुर्गुणी बनता गया। इसके लिए रूसो रोमन साम्राज्य का उदाहरण देता है। दोस्तों रूसो रोमन साम्राज्य का उदाहरण देता है। जब रोमन वासियों का आचरण आडंबरहीन जीवन सीधा सरल रहा, उन्होंने विशाल साम्राज्य खड़ा किया। जो ही वहाँ कला और विज्ञान की उन्नति हुई लोगों का जीवन भोग विलास ऐश्वर्य प्रधान हो गया। क्योंकि दोस्तों कला और विज्ञान की अगर उन्नति होगी तो लोग आलसी होते जाएंगे और कला और विज्ञान की सहायता से लोगों का कार्य इजी होता जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मानव की दो प्रवृत्तियां होती है दोस्तों। रूसो के जो समझौता सामाजिक समझौता सिद्धांत है तो उस पर हम दोस्तों उल्लेख कर रहे हैं। सामाजिक समझौता सिद्धांत है तो समाज में किस प्रकार के समझौते होते थे तो उसके सिद्धांत पर दोस्तों मानव की दो प्रवृत्तियां हैं। तो रूसो मानव प्रकृति का निर्माण करने वाली दो प्रवृत्तियां बताता था। रूसो है वो मानव की प्रकृति का निर्धारण करने वाली दो प्रकृति बताता है। तो जो एक आत्म प्रेरक दूसरी दया। एक तो आत्म प्रेरक यानी आत्मा खुद की प्रेरक यानी खुद की प्रेरणा से और दूसरों की दया से दूसरी दया। ठीक है, दूसरी है दया और पहला है आत्म प्रेरक। आत्म प्रेम सॉरी दोस्तों आत्म प्रेम खुद की आत्मा के प्रेम और दया। ठीक है, आत्म प्रेम में आत्मरक्षा आत्महित की भावना होती है। आत्म प्रेम में क्या होता है? आत्मरक्षा यानी खुद की रक्षा और आत्महित की यानी आत्मा के हित की क्या होती है? भावना होती है। जबकि दया में सहानुभूति सहयोग की भावना शामिल होती है। इन सद्वर्तियों का कारण ही अनेक संघर्षों को पार कर ही मनुष्य अभी तक जीवित रह पाया। दोस्तों एक है अगला है दोस्तों 5वां पॉइंट है विवेक का महत्व। किसका? विवेक का महत्व। मानव स्वभाव के विकास में विवेक के योगदान का आगे है विवेक का महत्व। मानव स्वभाव के विकास में विवेक के योगदान को रूसो ने सहारा दिया है। रूसो के अनुसार विवेक मनुष्य की स्वभाव में पूर्णता लाता। विवेक यानी कि बुद्धि मनुष्य के जो स्वभाव में क्या थी? पूर्णता लाती है। यदि उसमें विवेक नहीं हो तो वह स्वार्थी घमंडी और स्व केंद्रित होता है, यानी खुद के अंदर केंद्रित, खुद का भला और घमंडी स्वार्थी यानी खुद का सोचने वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकृति अवसर दोस्तों प्राकृतिक अवसर। रूसो का कहते हैं कि प्राकृतिक अवसर नहीं दोस्तों, प्राकृतिक अवस्था। रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन बुद्धि द्वारा संचालित न होकर भाव द्वारा संचालित। प्राकृतिक अवस्था चलती है मनुष्य की तब व्यक्ति का जो जीवन है वो बुद्धि के द्वारा नहीं लेकिन किसके द्वारा? भावों के द्वारा संचालित होता है। ये भाव दो प्रकार के होते हैं। एक तो आत्मरक्षा का भाव, दूसरा है दया की प्रकृति। रूसो का मत है कि प्राकृतिक अवस्था सामाजिक अवस्था का श्रेष्ठ है। दोस्तों प्राकृतिक अवस्था सामाजिक अवस्था से श्रेष्ठ है। प्राकृतिक अवस्था होती है वो सामाजिक अवस्था होती है तो उससे भी श्रेष्ठ है। प्राकृतिक अवस्था निम्न प्रकार की प्राकृतिक एकांकी जीवन। प्राकृतिक अवस्था होता है वो एकांकी जीवन, आत्म प्रेरक तथा सहानुभूति, सहयोगी आचरण, निजी संपत्ति का अभाव। निजी संपत्ति यानी प्राइवेट संपत्ति होती है उसका अभाव,
निष्कपटता तथा शांति प्रियता, निष्कपटता तथा शांति प्रियता, समझौते के कारण दोस्तों, समझौते। अब रूसो ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। इस समझौते के कारण कौन कौन से है? तो सामाजिक प्राकृतिक अवस्था एक आदर्श अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था है वो एक आदर्श अवस्था थी, लेकिन यह अवस्था अधिक समय तक नहीं रह सकी। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ मानव जीवन में अनेक बुराइयां ने घर लिया। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ में मानव जीवन में अनेक प्रकार की बुराइयां ने घर कर लिया। इस संबंध में रूसो की यह युक्ति प्रसिद्ध थी कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है, मनुष्य स्वतंत्र एक खुले रूप से पैदा हुआ, लेकिन सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ। मनुष्य है वो स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ, लेकिन सर्वत्र यानी चारों ओर से बेड़ियों से जड़ा हुआ है। सभ्यता और विज्ञान के विकास के साथ साथ मनुष्य में संपत्ति का विस्तार आया। मनुष्य में संपत्ति यानी धन दौलत में विस्तार आया, क्योंकि मनुष्य में एक विज्ञान और सभ्यता के विकास के साथ में मनुष्य की संपत्ति में भी विकास आया और तेरे मेरे की भावना का विकास हुआ। रूसो ने लिखा है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के टुकड़े को घेर कर कहा कि ये मेरा है, जिसके दावे को पूरा दूसरे ने स्वीकार कर लिया। यानी कि जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, कैसा सिस्टम कि जब किसी व्यक्ति ने एक छोटी सी जमीन पर बैठकर ये बोल दिया कि ये जमीन मेरी है और ये जमीन मेरी है, तब उस के कहने के बाद में जिन लोगों ने ये स्वीकार कर लिया कि ये जमीन इसकी है, वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने ये कहा कि ये जमीन तो तेरी है और तूने कहा है, तू कई वर्षों से रह रहा है, तो दोस्तों वही क्या समाज का संस्थापक है, एक समाज का वास्तविक संस्थापक होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार? युद्ध व संघर्ष के इस वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्ति ने परस्पर समझौता किया। युद्ध और वातावरण का जो अंत करने के लिए व्यक्ति ने परस्पर समझौता किया। रूसो के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है, किंतु मनुष्य की असमानताओं के कारण राज्य अनिवार्य होता है। दोस्तों, मनुष्य की जो असमानता होती है तो उसी के कारण क्या राज्य एक अनिवार्य तत्व हो जाता है। सामाजिक समस्त व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उसके द्वारा अपने समर्पण अधिकारों का समर्पण किया, यानी कि अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया। किंतु यह समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, वरन संपूर्ण राज्य के प्रति किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप सभी व्यक्ति इस साम्राज्य इच्छा के अधीन रहते हुए अपना कार्य करते हैं, जिससे सभी व्यक्ति को चाव होता है। दोस्तों, समझौते की कौन कौन सी विशेषता है? अब रूसो के द्वारा ये सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया, तो इस सामाजिक समझौते की कौन कौन सी विशेषता मिली हमें? तो दोस्तों, पहली विशेषता, यह समझौता जीवन और इच्छा शक्ति रखने वाले एक नैतिक और सामूहिक संस्था की रचना करके प्राकृतिक दशा का अंत करता है। दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ है कि रूसो ने जो सामाजिक समझौता किया है और सिद्धांत दिया है, तो इसकी दोस्तों सामाजिक समझौते की जो विशेषता है, तो उन विशेषताओं में पहली विशेषता है समझौता। जो समझौता हुआ है, समझौता है किसी भी प्रकार का समझौता जीवन और इच्छा शक्ति रखने वाले एक नैतिक सामूहिक संस्था की रचना करके प्राकृतिक दशा का अंत करता है, एक प्राकृतिक दशा का अंत करता है और एक सामाजिक संस्था, एक नैतिकता की निर्माण करता है और एक सभ्य समाज और राज्य का निर्माण करता है। समझौते के क्रियाशील बनाने की तत्व। दोस्तों, समझौते को क्रियाशील तत्व बनाने वाले तत्व, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपने संपूर्ण अधिकार शक्ति समाज को समर्पित कर देना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना संपूर्ण ये अधिकार है कि ये अधिकार एवं शक्ति समाज को समर्पित कर देना। इस हस्तांतरण की शर्त है समता, अर्थात सभी के साथ में एक सी शर्त, अतः प्रत्येक को इससे लाभ होता है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यद्यपि मनुष्य अपने अधिकार का संपूर्ण समर्पण करता है, तथा समाज को इस बात से संबंध नहीं होता है कि व्यक्ति क्या खाता है। समाज को इस बात से कोई संबंध नहीं होता है कि व्यक्ति क्या खाता है अथवा क्या पहनता है, किंतु आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक महत्व के लिए विशुद्ध व्यक्ति मामलों में अपने सदस्यों में भोजन, वस्त्र आदि को नियंत्रित कर सकता है। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्या हुआ इसमें दोस्तों, आगे अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं।
अब रूसों के द्वारा सामाजिक समझौता किया गया, तो उस सामाजिक समझौते की आलोचना देखें तो पहली आलोचना है मानव स्वभाव संबंधी आदर्शात्मक विचार, प्राकृतिक दशा का काल्पनिक चित्रण, अस्पष्ट और जटिलता इस समझौते के अंदर। फिर विरोधाभास भी इस समझौते के अंदर आता है। फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अंत, व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों का अंत भी इस समझौते के अंदर, यानी कि आलोचना की गई यहाँ पर राज्य की जो निरंकुशता है तो उसका समर्थन हुआ है। तो दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन सवाल था, तो आप समझते भी होंगे कि कितना एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से केवल और केवल इंपॉर्टेंट सवाल था ये, एक लघुत्रात्मक और निबंधात्मक। दोस्तों 2 सवालों पर हमने अध्ययन किया, आधे घंटे की क्लास थी दोस्तों। अगर आप दोस्तों इस वीडियो को अगर दोबारा देखना चाहते हैं दोस्तों, रिवीज कर लीजिए, रिकॉर्ड पड़ा है वीडियो, इस वीडियो को रिवीज करके भी दोस्तों दोबारा क्लास को अटेंड कर लेवे। इस दोनों प्रश्नों को एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसलिए आज की क्लास दोस्तों आपके सामने आज के एग्जाम के दिन दोस्तों पेश करनी पड़ी। तो दोस्तों इस क्लास को अगर रेगुलर अटेंड करते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों वीडियो को लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलता हूं इसी प्रकार अच्छे और इंपॉर्टेंट सवालों के साथ में। तब तक के लिए आप अपने दोस्त को अनुमति दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।